हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर अगर हस्बैंड भी नहीं काम कर रहा है और उसके पास पैसे नहीं है या ही इज नॉट एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, ही हैज एवरी राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ एंड द कोर्ट. लिव इन रिलेशनशिप, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सो इट्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर बेसिस. हाँ, अक्सर देखा गया है कि कई साल लिव इन में रहने के बाद लड़की लड़के पर रेप का केस लगा देती. Absolutely no. Courts are reprimanding, courts are coming heavily against such cases and these cases are not acceptable. जो मेरी इतने साल से मैंने देखा है, most of the love marriages couple come into for divorces. What are the main reasons behind this? Impatience, intolerance, lack of communication, infidelity and financial independence. आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो. चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए. कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. कई फिल्मों में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा. ये डायलॉग अक्सर आपने सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. तो भाई, अगर आपने कानून की किताब पढ़ी है ना, तो हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे. जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही फेमस और बहुत ही कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल लॉयर हमारे साथ हैं. अनघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में. नमस्ते. नमस्ते दिलीप जी, नमस्ते. कैसा लग रहा है आपको? हमेशा कोर्ट के सामने बोलने की आदत है, अभी आपके सामने. कोर्ट के बाहर की दुनिया कैसी लगती है? काफ़ी अलग है सर, काफ़ी अलग है. बट यही जो दुनिया है वो बाद में कोर्ट के अंदर चली जाती है तो और भी अलग हो जाती है. बात सही है कि हम जिनको आसपास देखते होते कभी न कभी उनका केस लड़ना पड़ता होगा आपको. एक्चुअली यस. तो आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो किस किस चीज़ में है? मेरा एक्सपर्टीज़ है मैट्रिमोनियल लॉ में. मैं लास्ट 15 ईयर्स से मैट्रिमोनियल लॉ में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ. उसमें रहता है डिवोर्स, कस्टडी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये सारे ऑल रिलेटेड टू द मैट्रिमोनियल इश्यूज. ओके, दैट इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस. मैरिज काउंसलिंग क्या है? मैरिज काउंसलिंग एक ऐसा चीज़ है जैसे इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट और बेसिकली ओवरऑल इट इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. अभी आप देखेंगे कि रोज़ की लाइफ में आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको अपने पार्टनर से या घर वालों से बात करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है. सो ये वक्त थोड़ी देर के बाद दूरियां बन जाता है. एंड ये दूरियां बनते बनते इतनी लेवल पे चली जाती है कि जो एक थिन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहता है या स्मॉल जेस्चर्स रहते हैं वो भी उसमें से निकल जाते हैं. तो दिस इज द टाइम वेयर आई फील इट्स लाइक अ रेड फ्लैग इन योर मैरिज. सो दैट्स द टाइम यू कैन अप्रोच अ मैरिज काउंसलर. सेकेंड, मैरिज काउंसलिंग में सबसे विक्टिम होते हैं जो बच्चे होते हैं. उसमें जो कपल की डिवोर्स हो रही है या दे आर ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन या साथ में नहीं बन रही है, एक ही घर में रह रहे हैं एंड फिर भी दोनों की नहीं जम रही है, ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने ही हो जाती है. सो दे आर द साइलेंट विक्टिम्स व्हाट वी कॉल्ड. करेक्ट. कि वो बोल नहीं पाते. आप एक दूसरे को बोल पा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ताने मार रहे हो, आप किस तरह से उसको वेंट आउट कर रहे हो. बट वो बच्चे रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू वेंट आउट, दे आर नॉट एबल टू से इट. फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से निकल आती है. दिस इज द टाइम व्हेन मैरिज काउंसिल प्लेज अ वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द फैमिली. कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि डिवोर्स होते होते फिर से वो काउंसलिंग के बाद एक हो गए. होता है. इट रियली प्लेस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती है कि इमीडिएटली कि नहीं जम रही है या आपने मुझे फलाना एक फॉरेन ट्रिप नहीं दिलवाया या एक कुछ डायमंड रिंग नहीं दिलवाया तो वी ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स हो गया. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि ये सालों साल से पाइल अप हो जाते हैं. बट एट टाइम्स छोटी सी चीज़ें रहती है विच कैन बी वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मैरिज काउंसलर जो एक न्यूट्रल रहता है. ना वो आपकी साइड लेगा ना आपके पार्टनर की साइड लेगा. जनरली हम जब ये बातें घर वालों के सामने निकालते हैं या डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए घर वालों को इन्वॉल्व करते हैं तो ऐसे होता है ना कि
मेरी बेटी है तो उसकी सही बात सही है, मेरा बेटा है तो उसकी बात सही है। बट आप जब एक न्यूट्रल पर्सन के पास जाते हो, वो एक एज अ थर्ड पार्टी आपको जज करता है, आपको सुनता है, आपको एक पूरी तरह से पहले जो आपके दिल में है वो पहले बाहर आ जाए, फिर वो अपनी एडवाइस और थेरेपीज धीरे धीरे आपके ऊपर डाल के इम्प्लीमेंट करके देन आपको लगता है कि जिस चीज से आप झगड़ रहे थे वो इतनी मामूली थी कि उसका डिवोर्स तक जाने के लिए दैट वाज नॉट द ओनली रीजन तो इट कुड वर्क आउट, यू कैन वर्क आउट ऑन योर रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ अ मैरिज काउंसलर। ग्रेट। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके जब फैमिली में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है और वो लोग अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं और उस चक्कर में कई साल तक वो रिलेशन खिंच जाता है, लंबा जाता है, लेकिन अंदर अंदर चीज़ें तो चल रही होती है कि डिवोर्स लेना है। उस केस में क्या काउंसलिंग करके आपने कभी उनको बोला है कि भाई तुम अलग ही हो जाओ, ज़्यादा बेटर है? सी वी ऑलवेज प्रेफर कि यू शुड ट्राई, मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को कहती हूँ ट्राई टिल द लेवल दैट यू डू नॉट हैव एन आयोटा ऑफ गिल्ट इन यू, कि मैंने कोशिश की, ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की और एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट चलो नहीं बनी तो डिवोर्स ले लिया या सेपरेट हो गए, हो तो गए, अभी दूसरे से शादी करोगे तो वो 100% चीज़ें उसके साथ तो परफेक्ट नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि यू कैन वर्क आउट, बट जो आप कह रहे हो कि ड्रैग करते हैं रिलेशनशिप, यस, उसकी वजह से आजकल इफ यू मस्ट हैव हर्ड अ टर्म ग्रे डिवोर्सेस, जो मिड 40s एंड 50s के कपल्स है जो डिवोर्स लेने आते हैं, एक्चुअली सालों साल से कई चीज़ें चलती आती रहती है एंड एवरी रिलेशनशिप आई बिलीव वन इज अ गिवर एंड वन इज अ रिसीवर, तो दैट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ इमोशंस, फाइनेंसेस एंड ऑल अदर थिंग्स। कि एक बंदा है, जैसे कि जनरली ऐसे हमारे इसमें इंडिया में ऐसे होता है कि मोस्टली द मेल मेंबर इज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। अब ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है काफी, नाउ देयर इज वुमेन इंडिपेंडेंस, वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल आते आते, बट फिर भी एक ऐसे होता है कि वो उसको लगता है कि मैं सालों साल से खाली कमा रहा हूँ, घर में पैसे दे रहा हूँ एंड पता नहीं वो कहाँ हो रहे, उस चक्कर में आप माँ बाप को भी देख रहे हो, आपकी वाइफ को देख रहे हो या बच्चों को देख रहे हो, सो एट अ पॉइंट यू विल फील कि मेरा क्या, वो जो मी टाइम और जो मी आ जाता है, अभी आजकल पीपल थिंक फॉर मी माई सेल्फ, पहले ऐसे था वी एज अ फैमिली, वो अभी कंसेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वी आर कमिंग इन टू मी। सो जब ये मी के चक्कर में होता है, एंड आई डोंट से राइट और रॉन्ग, बिकॉज हर एक का जो सफ़र हुआ है या जो what all they have gone through over years, it cannot be compared with anything कि भाई इसका डिवोर्स इस फलाना वजह से हो गया, इसका इस वजह से हुआ। एक्चुअली जो चीज़ें दोनों के बीच में होती है वो 4 दीवारियों में होती है एंड खुद के अंदर होती है, तो वो कोई थर्ड पर्सन उसे जज नहीं कर सकता कि भाई इस चीज से इनका डिवोर्स हो गया, बट दैट टू पीपल वेरी वेल नो व्हाट इज द रीजन फॉर इट, कोई थर्ड पर्सन की उसमें जरूरत नहीं है। सही बात। तो ये ड्रैग करके फिर बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, कोई बच्चे अब्रॉड जाते हैं, तब वो माँ बाप को अपना खालीपन नजर आता है, एंड देन दैट्स द टाइम व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग कि अभी हमारा क्या, मैं क्या करूँ, इतने साल से काम कर रहा हूँ, जो वाइफ होगी वो बोलेगी मैं भी काम कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, भाई बच्चे भी गए, जो बूढ़े माँ बाप है शायद वो भी नहीं है, तो एज अ कपल हमारे जो जॉइंट गोल्स होते हैं वो नहीं रहे, क्योंकि इतने साल से हम अलग अलग ही एक ही घर में रह रहे हैं। सो दैट्स द रीजन व्हेन दे फील कि नहीं अभी दिस इज द राइट टाइम, लेट मी एक्सप्लोर फॉर माई सेल्फ, लेट मी हैव माई मी टाइम। इतने सालों से मेरा कोई पैशन है, मेरा कोई लाइकिंग है, मेरे कोई रिलेटिव्स छूट गए हैं, मेरे फ्रेंड्स छूट गए हैं, मैं सबको गैदर करूँ, बट दैट्स व्हाट मी डूइंग इट, नॉट वी डूइंग इट। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अक्सर शादियों के अर्ली फेज में 2-3 महीनों में भी कभी कभी डिवोर्स हुए हैं, तो आपके पास तो ऐसे केसेस आते होंगे अक्सर। सर आप 2-3 महीने की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो आप। आई हैव कम अक्रॉस डिवोर्स मे बी ऑन द सेम नाइट, एक ही रात साथ में रहे हैं, शायद 10 या 15 दिन ही साथ में रहे हैं, एंड फिर हमारी नहीं बन रही है, एक दिन में डिसाइड हो जाता है कि हमारी नहीं बन रही है, ओवरनाइट।
तो इस केस में क्या कोर्ट उनको टाइम उतना ही देता है जितना उतना सब ही केस टाइम में? लगता है सर। सी डिवोर्स के दो तरीके हैं, एक आप जाओ म्यूचुअल तरीके से। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स म्यूचुअल इज राइटिंग योर ओन जजमेंट। आप खुद ही डिसाइड करते हो, दोनों बैठते हो, बोलते हो कि है हमें साथ में नहीं रहना है, जी। एंड ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। जो जिसी को लेना देना जो भी है, बच्चों का कैसे करना है, जॉइंट पेरेंटिंग करना है जी। या एक ही माँ बाप बच्चे को संभालेगा, दूसरे को खाली उसको देखने के लिए मिलने के लिए राइट्स मिलेंगे, ये सब आप खुद डिसाइड करते हो और लिखते हो। ये डिवोर्स आप फाइल करो, 6 महीने में आपको आपका फ्रीडम मिल जाता है। ओके। दूसरा एक डिवोर्स है जिसे वी कॉल इट अ कंटेस्टेड डिवोर्स। इस डिवोर्स में इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस। इसमें आप जिस तरीके से जो भी पैतरे यूज करने हैं, जो भी अंडर लॉ सेक्शंस अवेलेबल है आपके लिए, आप सारे यूज करते हो एंड चलते रहता है। दिस वी कॉल इट इज आउट ऑफ एट टाइम्स ड्यू टू वेंजेंस ऑल्सो, कि भाई मेरी नहीं बन रही है, अभी देखो हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे चलता है। तो दैट इज वन थिंग। एंड इन सर्टन केसेस आई ट्रू फील दैट यस जेन्यूनली भी कोई होता है कि भाई वो चाहते नहीं है, बट उन्हें वो चीज़ें इस तरह से हो जाती है कि उस मुकाम पे पहुंचते हैं। जैसे कि कंटेस्टेड डिवोर्स में और इसमें इट्स द क्वेश्चन ऑफ हैव्स रादर देन दी हैव नॉट्स। जिसको ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। अच्छा। यू नो जो अभी सिंपल एक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारी कोई काम वाली मेड है या यू नो फ्रॉम द लो स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, उसको हस्बैंड रोज मार पीट के गाली गलौज कर रहा है, ड्रिंक करके आ रहा है एंड ऑल, उसको एक सिखा दिया है कि नहीं यही तुम्हारी लाइफ है। सो शी इज मेड अप इन दैट सेंस कि मुझे इसके साथ जिंदगी भर निभाना है। दूसरा एक ऐसे होता है कि नहीं मैं अपने लिए कुछ करूंगी, अभी उसका दोनों वेल सेटल्ड है, वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, दोनों का अच्छा इनकम है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। अब तुम देखो हमारे पास सब है, लेकिन वो जो एक ईगो और वेंजेंस है हमारे अंदर, उसके मुझे छोड़ना नहीं है, मैं अभी तुम्हारा एक एक रुपया लेके रहूंगी उस तरीके से, या लेके रहूंगा या मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, वो लेवल पे। सो इट्स नॉट ऑलवेज द फीमेल, इट्स ऑल द मेल ऑल्सो, यू नो इट्स बोथ द वेज। तो जिनको ज़रूरत है वो नहीं पहुंच पाते हैं कोर्ट कचहरी। वो आपकी बाई क्या बोलेगी, मैं कहाँ कोर्ट जाऊँ, ये काम कौन करेगा, मेरा सही घर बात कैसे है। चलेगा। बिल्कुल। दूसरों के पास तो फ्री टाइम में अच्छे खासे लॉयर अपॉइंट कर लो एंड भैया चलाते रहो केस, ये कोर्ट में वो कोर्ट में। बिल्कुल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं? कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जैसे हमें साथ में एक पार्टी को नहीं रहना है, बट दूसरी पार्टी बोलती है कि नहीं पार्टनर कि मुझे साथ में रहना है, तो आपको कायदे के अनुसार एक प्रोविजन दिया गया है जिसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि हमारे कॉन्जुगल राइट्स है उसको रेस्टिट्यूट करो। आप काफी टाइम से साथ नहीं रह रहे या साथ रह रहे बट हस्बैंड एंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि भैया ये बंदा घर छोड़ के गया है या छोड़ के गई है, मैं उसको वापस बुलाना चाहता हूँ, या हम साथ में रह रहे लेकिन हैप्पी फैमिली या फिर मैरिटल ब्लीस में नहीं रह रहे, तो उसके लिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट आई फील इज दिस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये अभी जो बनाया गया है दैट इज बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट वे, एक्चुअली बट दिस डिक्री इज अ पेपर डिक्री, इट्स अ रिडंडेंट प्रोविजन। आप किसी को अगर कोर्ट ऑर्डर भी पास करते हैं भैया नहीं आपको इनके साथ रहना है, वो एक बंदा घर छोड़ के गया है आइदर हस्बैंड और वाइफ, एंड कोर्ट ऑर्डर करता है कि नहीं भैया आपको इनके साथ ही रहना है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिक्री। आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? डिक्री तभी काम की रहेगी जब भी उसका कोई नतीजा रहेगा, खाली पेपर लेके कुछ फायदा नहीं है। यू कैंट फोर्स दैट पर्सन टू कम एंड लिव विथ यू। करेक्ट। I always tell my clients, you know, you can force a person to live with you, but you can't force a person to love you. आप रहो सोसाइटी प्रेशर या पर्सनल लेवल पे, यू नो, या फिर किसी के पास बाहर जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर जाने के लिए ऑप्शन नहीं है, इसके लिए मुझे रहना है इसके साथ में, तो वो आप ये करते हो। बट रेस्टिट्यूशन इज अ प्रोविजन, यू नो, इट इज बिकॉज यू नो डिवोर्सेस आर नॉट इजीली ग्रांटेड।
We do not have irretrievable breakdown of the marriage as a ground for divorce in India. इतना नहीं बोल सकते कि भाई नहीं बन रही है तो डिवोर्स दे दो, भले एक को नहीं चाहिए तो फिर आपको म्यूचुअल कंसेंट में जाना है. ओके. लेकिन अगर खाली नहीं बन रही है ये रीजन से आप डिवोर्स नहीं ले सकते यहाँ तो पे. क्या एक पर्सन चाहे तो लाइफ टाइम बिना डिवोर्स के रह सकता है? साथ में अगर वो साथ में नहीं है और डिवोर्स नहीं दे रहा है आप तो रह सकते हो, बट देन देर इज नो लीगल सेपरेशन ऑल्सो, राइट? जैसे जुडिशियल सेपरेशन है, भले हम हस्बैंड वाइफ है बट हम साथ में नहीं रहेंगे, जिसे कहते हैं हम जुडिशियल सेपरेशन. सो बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हम कोर्ट को बता रहे हैं हम हस्बैंड वाइफ है बट हम साथ में नहीं रहेंगे. सो दैट इज एन ऑफिशियल लीगल जुडिशियल सेपरेशन. बट उसमें क्या होता है, आपके एज अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे लीगल राइट्स बने रहते हैं. जैसे कि प्रॉपर्टीज है, आजकल प्रॉपर्टीज इज द मेजर कंसर्न. जो प्रॉपर्टीज है तो आपके लीगल राइट्स बने रहते हैं. सो जुडिशियल सेपरेशन ऑनेस्टली डज नॉट गिव दैट आउटकम एज सच व्हाट एज एन इंडिविजुअल यू वुड वांट टू हैव इट. व्हाट आर द ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशंस? Same, sir. As if you are not able to live under one roof with one another. हमारी नहीं बन रही है तो आप कोर्ट में जाओ, एक पिटिशन लगाओ कोर्ट में saying that we want to have separation and that's how we will be living separately, but legally we are husband and wife. ओके. जनरली ऐसे होता है कि यू जस्ट मूव आउट ऑफ द हाउस एंड यू डोंट लिव विथ डोंट कम बैक टू ईच अदर एंड देन यू फाइल फॉर डिवोर्स. Alternatively, you file for restitution of conjugal right. So this is one of the option which is given to you under law. अगर सेपरेशन हो रहा है तो चाइल्ड कस्टडी मोस्टली किसके पास होती है? Child custody is most burning issue in the society today. आप बच्चे को लेके आते हो दुनिया में, उसकी वो तो आपसे बोल नहीं रहा है कि मुझे आना है आपके पास. इट्स योर जॉइंट डिसीजन टू गेट अ चाइल्ड इन द कंट्री, इन द सोसाइटी और इन योर लाइफ. सो व्हेन दिस इज द सिचुएशन, जब डिवोर्स हो रहा है, सो जनरली कैसे होता है, आइदर एक बंदा घर छोड़ के बाहर निकल जाता है तो बच्चा custodian parent, we call it as a custodian and non-custodian parent. Most of the cases, I would say 70 to 80% of the cases, or rather 90% of the cases, custody mother के पास रहती है. Father may be leaving the house or maybe at times माँ बच्चे को निकाल के लेके जाती है जॉइंट घर से जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से लेके जाती है. So that custody goes with one parent. Okay. But that is just a physical custody. It is not a legal custody that you say that other parent cannot meet the child. इनके issues में ये तकलीफ होती है कि only to settle your scores with each other. आप बोलते हो देखो मैं अभी आपको बच्चे को नहीं मिलने दूंगी. Obviously, see क्या होता है, you can be the worst husband and wife on the earth, but you cannot be a bad parent. So obviously the other parent also has an equal right to take care of the child and to meet the child, to see the child. Generally they call it as visitation rights. I personally do not believe the word visitation, because father cannot be a visitor in the child's life. He has to be an active participant in it. He has to play the major role in upbringing of the child. Correct. फादर कैनॉट बी अ संडे फादर कि आज संडे है तभी मुझे मिलना है 2 घंटा, उसको मॉल में लेके जाओ, शॉपिंग करवा के दो, बस हो गया. फादर इज नॉट एन ATM कार्ड. फादर और मदर, आई वुड रादर से नॉन कस्टोडियन पेरेंट. खाली उसके लिए आप बच्चे को भेज रहे हो, बाकी चीज़ों के लिए आपको बच्चे को नहीं मिला है. ऑन द अदर साइड द फादर और द कस्टोडियन नॉन कस्टोडियन पेरेंट शुड ऑल्सो नॉट यूज द चाइल्ड फॉर फिशिंग इंक्वायरी. वो कोई आपका स्पाई नहीं है कि मम्मी क्या करती है, कहाँ जाती है, कौन आता है. दीज आर ऑल द इशूज. तो उसकी वजह से the child loses his innocence, the child loses his childhood. ये सारे इश्यूज आजकल काफ़ी हो रहे हैं एंड आई ऑलवेज अर्ज द प्लान्स डू अ जॉइंट पेरेंटिंग. आप दे दो ना बच्चे को 4 घंटे 8 घंटे या 2 दिन, भले वो अब दूसरे पेरेंट, आप फाइट करो कोर्ट में. नो वंडर यू विल हैव द बेस्ट ऑफ लॉयर्स, यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ योर लीगल टीम, यू कैन गो टू द कोर्ट्स इन ऑल डिफरेंट कोर्ट्स and fight against each other, but do not make the children a victim of your fights, because ultimately they do not have a voice. Now we have come up with the child independent lawyers, but it is still not so actively practiced here कि बच्चे को भी एक अलग से lawyer दिया जाएगा, which is done in foreign courts.
we have also come up with that. There are things which are happening and moving towards that end. तो बच्चे की भी कहानी सुनी जाएगी, बिल्कुल। बच्चे की भी आवाज़ होगी, but ultimately he is going to be in custody of one parent. So influence ज़्यादा होता है वो parent का. So उसके लिए दूसरा parent becomes an alien. So children undergo a parent alienation syndrome. This is a syndrome which is brought up from this people who are the children who come from the broken family. See, ultimately the children are the future citizen of our country. How do we bring them up? How do we, what habits do we inculcate? अगर वो बच्चा रोज देख रहा है कि माँ बाप गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ताने मार रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, there is one perspective what he would inculcate is ये तो common है, होता है, so he also will continue to do that. दूसरा, अगर एक दूसरा बच्चे का पर्सपेक्टिव ऐसे होगा तो क्या हुआ, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को या माँ बाप को ये कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, एज अ पर्सन आई विल से इट्स ओके, आई कैन बी द अब्यूज टेकर, मुझे आदत हो जाएगी, तो मैं कभी मेरे ऊपर और बाहर भी कोई अब्यूज करेगा, आई विल नॉट हैव दैट एनर्जी और दैट इंस्टिंक्ट टू रिवॉल्ट. This is what the children take up in this fight. So this is the more glaring burning issues nowadays which are going on, and I really want to have a social voice for it कि भाई बच्चों को don't make a part of your legal proceedings. Very nice. Keep them away. Keep them away. Very nice. Let them have their childhood. Preserve their innocence. Build up their future. आप इतना इन्वेस्ट करते हो उसके एजुकेशन में, थोड़ा उसकी मेंटल हेल्थ में भी इन्वेस्ट करके देखिए. It makes a difference. बिल्कुल सही बात. अच्छा मैम, ये एलिमनी और मेंटेनेंस क्या होता है? जब डिवोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो, सो इफ यू आर not able to maintain yourself, you are not able to earn, you are not capacitated to earn, you have a provision under law where you can claim maintenance. Hindu Marriage Act is a gender neutral act. हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर अगर हस्बैंड भी नहीं काम कर रहा है और उसके पास पैसे नहीं है या ही इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, ही हैज़ एवरी राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ इन द कोर्ट. That only Hindu Marriage Act provides. Special Marriage Act जो अदर दूसरे इसमें communities कास्ट में आप शादी करते हैं, when you undergo get married under Special Marriage Act, those acts do not have the provision. All other different religion act जहाँ जो divorce के लिए है उसमें नहीं है. Hindu Marriage Act provides you कि either of the partner who is not earning or not capacitated can file a maintenance claims against the other partner. This is one thing. Alimony is the one. See, maintenance is also two type. One is a permanent maintenance. One is child support, child maintenance, and another is an permanent alimony. अभी कोर्ट की केस है, एक केस कोर्ट में चलता है 4 to 5 years अप्रॉक्सीमेटली, एक डिवोर्स पिटीशन. अभी 4-5 साल वो औरत या वो आदमी बिना पैसे के या बिना, इट्स नो वन इज गोइंग टू लिव ऑन वाटर एंड एयर, तो यू नीड दैट सोर्स. सो एक इंटरिम मेंटेनेंस होता है वेर यू कॉल, यू नो, पेंडिंग द पिटीशन, कोर्ट डिसाइड करता है आपका इनकम, उनका इनकम, आपके असेट्स, लायबिलिटीज सब देख के कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन कि दिस इज व्हाट द क्वांटम इज एसेंशियल फॉर द रिक्वायरमेंट. यू मे अग्री, नॉट अग्री, चैलेंज दैट ऑर्डर, बट दैट इज अ प्रोविजन, वी कॉल इट एज एन इंटरिम मेंटेनेंस. एक होता है फाइनलिटी पे, डिसाइड हो गया अभी डिवोर्स देना है नहीं देना है, तो अगर डिवोर्स ग्रांट हुआ है तो एलिमनी की जरूरत है या नहीं, देनी है नहीं देनी है, दैट इज व्हाट द कोर्ट डिसाइड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच यू हैव फाइल्ड द डिवोर्स. अगर आप डिवोर्स फाइल किए हो ग्राउंड्स पे क्रूएल्टी है, एडल्ट्री है, डिजर्शन है, ऑन दैट बेसिस कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन कि वेदर दैट वाइफ और दैट हस्बैंड इज एंटाइटल्ड फॉर अ परमानेंट एलिमनी और नो. दैट इज अ लाइफ टाइम वन टाइम अमाउंट विच इज बीन गिवन. ओके, जैसे कि आपने बोला कि अगर हस्बैंड जॉब नहीं करता है तो मेंटेनेंस वाइफ से उसको मिलती है. You can claim, that is a provision, but honestly
not earning is not only कि मुझे भाई मन नहीं कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, is not that reason what you can give the court. You are actually incapacitated. जैसे कोई physical आपको handicap हो या फिर mentally challenge हो या for some reasons at certain point you have lost a job, आपका एक instinct भी होना चाहिए कि no, I'm trying to get work. If I don't get, then that option is up. And that's for both the ways. It's not only for husband or wife, it's either ways. डिवोर्सेस कितने तरह से होते हैं इंडिया में? There are two types of divorce, which I said. One is mutual consent, one is contested. Okay. Mutual consent, as I said, you write your own judgment and you are free in 6 months. Contested divorce may you have various other laws which also get attracted. More particularly, like if a female wants to, because generally the laws are woman centric in India. Like the protection of women from domestic violence, 498, which is a dowry and harassment law. Okay. Right? So these laws were given for protection of the woman. And it was made years back. Tabhi the situation was so कि you actually needed someone to protect you, someone to defend you, someone to give you a security, financial and otherwise. But now at times, as I said, they have been misused, they have been abused at times, कि एक divorce है तो वो package deal की तरफ divorce file कर रहे हो, एक domestic violence भी डाल दो, एक 498 भी डाल दो, तो इस तरीके से it's never ending. And then क्या होता है, जो थोड़ा भी एक scope रहता है कि you can work out on your relationship or you can work out on some mutual consent, वो निकल जाता है because सामने वाला भी फिर then he is also completely trapped into it. अगर आप चाहे नहीं चाहे, आपको डिफेंड करने के लिए तो कोर्ट में आना ही है. यू कांट से फाइल किया है वो अपना देख लेंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. ये 498 और 406 क्या होता है? डाउरी एंड हैरेसमेंट केस होता है. जैसे कि शादी के टाइम पे डाउरी मांगी गई है और कैश में लिया है, कुछ काइन में लिया है, कैश इज तो एनीवे, बट फॉर डाउरी केस इज वन थिंग कि डाउरी गिविंग एंड डाउरी टेकिंग बोथ इज क्राइम. सो इट इज़ नॉट दैट यू कैन, बट इट इज़ अ प्रोटेक्शन कि ज़बरदस्ती डावरी मांगी गई है या फिर शादी हुई है एंड लड़की को तकलीफ दे रहे हैं कि तुम्हारे घर से कुछ आया नहीं है, यू प्रोवाइड दिस, गाड़ी दे दो, एक फ्लैट दे दो, बाइक दे दो, वट एवर यू कैन कीप ऑन क्लेमिंग एंड आस्किंग फॉर. सो दैट इज अंडर 498 एंड 406. कौन से राइट्स होते हैं जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के लिए लागू होते हैं? Matrimonial property, see, in India we do not have a law which says that there is equal distribution of the property. Okay. Like unlike in foreign countries, जो भी marital assets रहते हैं ना, what are marital assets? Like शादी के बाद जो आपने साथ में मिलके लिए हैं, अगर साथ में फाइनेंस भी नहीं किया है बट शादी के बाद लिया है, दैट इज टर्म्ड. बिकॉज जनरली ऐसे होता है कि वन पार्टनर इज वर्किंग अर्निंग एंड अदर पार्टनर इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, कि हम घर संभाल रहे हैं. दैट डज नॉट मीन शी हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, मे बी नॉट दैट एक्चुअल कंपोनेंट ऑफ योर फाइनेंसेस, बट वो कंपोनेंट इस तरीके से कि वो घर में ध्यान दे रही है, आपके माँ बाप को देख रही है, बच्चों को देख रही है, खुद का करियर गिव अप किया है. एंड आफ्टर गिविंग अप अ करियर, आफ्टर मे बी 20-25 साल के बाद उसको जब रियलाइज होता है, नो वन इज गोइंग टू गिव हर द सेम हाई पेड जॉब व्हाट शी वुड हैव अदरवाइज गॉन और हैव गिवन अप ऑन इट. तो ये सारी चीज़ें उसमें कंसीडर होती है. तो मैट्रिमोनियल असेट्स जो इंडिया में है, देर इज़ नो लॉ कि इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली. देर आर वेरियस बिल्स विच आर कमिंग अप एंड एक्ट्स विच दे आर सेइंग वी वांट टू हैव इक्वल राइट्स on every property, but I honestly feel to certain extent it is unjust also. Not unjust that only because कि उसको नहीं देना चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी विच इज जॉइंटली बिल्ट अप बाय द कपल, द प्रॉपर्टीज विच इज एंसेस्ट्रल, जो मुझे पुरखों से आई है, उसमें बिकॉज ऑब्वियसली इवन यू एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम योर फैमिली इफ इट इज देयर, राइट? सो unnecessary matrimonial assets should be the assets which come from the matrimony, which has been brought up during the course of the matrimony. Okay. There should be a distribution to that in a fair manner. That also should be considered, not only कि भाई 1 महीने की शादी है और अभी आप मुझे 50% प्रॉपर्टी में दे दीजिए. It doesn't, that should also be, see, we do not have a blanket formula to calculate the maintenance or the property quantum in India. It is all, there are various factors which needs to be considered.
कितने साल की शादी है, कितने साल साथ में रहे आप, शादी तो होगी भाई 25-30 साल की, बट साथ में 1 महीना भी नहीं रहे हो, सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड. सो देर आर वेरियस फैक्टर्स कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन कितना था. ओके, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट देन यू वर देयर इन द फैमिली. मैं घर देख रही थी, इसके लिए आप काम कर पा रहे थे. सो दिस ऑल हैज टू बी कंसिडर्ड, एंड ऑन दैट basis the court comes to a conclusion whether the property is to be segregated or not, and in what quantum. That is how. But there is no blanket formula what we have today. Yes, whatever is mutually jointly bought up and all, obviously you have a division to those properties. सो मैम आजकल एक नया टर्म सुनने को मिला है, पोक्सो. ये क्या है? POCSO is Protection of Children from the Sexual Offence Act. ओके. Now what is it? जहाँ पे बच्चों पे ज़बरदस्ती की जाती है, चाइल्ड अब्यूज़ बेसिकली, इट मे बी फिजिकल वायलेंस और इवन अ सेक्सुअल अब्यूज़. इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. ओके. अभी ये टर्म हमारे मैट्रिमोनियल लॉ में भी हम काफ़ी देख रहे हैं कि यूज़ हो रही है. हाँ. दिस इज एक्चुअली गिविंग अ प्रोटेक्शन. सो जैसे कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कायदे बनाए जाते हैं, बाकी के कायदे भी जैसे है, तो ये भी वैसे है प्रोटेक्शन के लिए. बट आजकल फैमिली लॉ में, मैट्रिमोनियल लॉ में ये काफ़ी यूज हो रहा है अगेंस्ट द फादर और एनी ऑफ द फैमिली मेंबर, और एट टाइम्स आई हैव सीन अ पॉक्सो अगेंस्ट अ मदर ऑल्सो, कि भाई उसको बच्चे से नहीं मिलवाने को देना है, इसके लिए आप कोई एक सेक्शन उस पे ये डाल दो ताकि वो बच्चे के नज़दीक ना है. इसके रिपरकेशंस नहीं जानते हैं शायद, या जानते हैं इसके लिए डेलिबरेटली यूज हो रहा है ताकि वो बंदा ये बच्चे के पास ना आए, क्योंकि इसमें आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो. करेक्ट. तो ये उल्टी तरह से है, लेकिन इस तरह से यूज हो रहा है जिसका काफ़ी मिसयूज हो रहा है मैट्रिमोनियल लॉ में. आपको नहीं बच्चे को मिलने देना है, या फिर कोई आपके डिस्प्यूट्स है, इट कैन बी ओपनली शेयर्ड. आई अंडरस्टैंड अगर एक पेरेंट ये है कि उसको कोई वायोलेंट है, कोई एक ड्रंकर है, या फिर अल्कोहलिक है, इसके लिए आप बच्चे को नहीं मिलने देना चाहते, या बहुत एग्रेशन है इसके लिए आप बच्चे को नहीं मिलना देना चाहते, दैट इज स्टिल अंडरस्टूड. यू नो, वो भी हम सुपरवाइज तरीके से उसको कर सकते हैं. बट अगर इस तरीके से आप कोई डेलिबरेटली इल्ज़ाम डाल रहे हो जिसको प्रूव करने में सालों निकल जाते हैं, एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये प्रूव करते करते जो बच्चा माइनर होता है वो मेजर बन जाता है, तो उसका चाइल्डहुड निकल जाता है, इनोसेंस निकल जाता है, दूसरे पेरेंट को उसको मिलने की जो चाह, वो जो टाइम है वो निकल गया. तो यू नो, एवरीथिंग कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड विथ मनी. आप बाकी के चीज़ों में, जैसे अगर मैं मेंटेनेंस नहीं पे करूँ तो आप मुझे पेनल्टी लगा दोगे, राइट? लेकिन अगर बच्चे को एक्सेस नहीं मिला तो उसका कॉम्पेंसेशन क्या है? उसके जो ग्रोइंग ईयर्स के जो साल है, जो आप कहते हैं ना, मैं बच्चे को बड़ा होते देखना चाहता हूँ, या यू नो ग्रैंड पेरेंट्स से कि मैं अपने पोते पोती को बड़े होते हुए उनकी शादी तक देखना चाहता हूँ, वो जो टाइम ही निकल जा रहा है. So that is what is the main crux right now, which needs to be addressed at a larger platform, कि such type of misuse should be banned. There should be strict actions for misusing this law. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे की कस्टडी लेने के लिए करते होंगे फाइल केस. एब्सोल्युटली करते हैं. कस्टडी एक आपको है कोर्ट में, राइट्स, आप कस्टडी पिटिशन डालिए कोर्ट में. यू डोंट हैव टू यूज ऑल दिस थिंग्स. एंड पॉइंट इज, कस्टडी मतलब बच्चा कोई आपकी मालमत्ता नहीं है कि आप उसके ऊपर हक जमाते रहे कि मैं ही करूँगी. हम तो उल्टा कहते हैं, मैं लड़कियों को कहती हूँ, दे दीजिए बच्चे को 4 घंटा 5 घंटा अपने फादर के पास और जाके बैठिए स्पा में, गेट योर सेल्फ रिजुविनेटेड. थोड़ी सी तैयारी हो के क्वालिटी लाइफ के लिए आप आगे बढ़ सकते हो. यू गेट योर मी टाइम विच यू अदरवाइज, यू नो, आपको नौकरी है, बच्चे को संभालना है, घर है, यू डोंट गेट दैट टाइम. गिव दैट चाइल्ड टू द फादर, लेट हिम also spend, let him also see how the child is growing, what are his needs, क्या क्या उसकी भी तकलीफें हैं, समझने दीजिए उनको भी. मैम आजकल एक कॉन्सेप्ट है यूथ में ज़्यादातर है कि पहले साथ रहेंगे, उसके बाद देखेंगे, सही है तो फिर आगे चलेगी ज़िंदगी, अदरवाइज हम अलग हो जाएंगे, यानी लिव इन रिलेशनशिप. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? So it's like a trial and error basis. हाँ.
इस तरीके से क्या होता है, इट्स सी आई विल नॉट से इट राइट एंड रॉन्ग बिकॉज आफ्टर प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड फॉर पास्ट मोर देन 15 years, यू नो वी हैव स्टॉप बीइंग जजमेंटल कि ये सही है या गलत है. नहीं, वो उस तरीके से वो टाइम के लिए वो दो बंदों के लिए सही है या नहीं ये उन्हें सोचना है. जी. But live-in relationship does not give you a blanket approval for every legal right. You know, you have legal rights which are curtailed to maintenance. The child which is born out of a live-in relationship is still a legal child. It's a legitimate child. You cannot say the child is illegitimate. You know, your relationship may be illegitimate, not the child. So इस तरीके से yes, उसकी काफ़ी repercussions है, pros and cons है, and it अभी लोगों को ऐसे लगता है ना, हमने डिवोर्स फाइल कर दिया तो यू नो आई कैन गो एंड लिव विथ एनीवन. मैंने तो डिवोर्स पिटीशन लगा दी है कोर्ट में, सो मैं अभी किसी के साथ भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ. ये नहीं है. लिव इन रिलेशनशिप इज जिस तरीके से अगर आप एक बंदा शादी के लिए कैपेबल होता है, जो हम शादी के एज पर लॉ क्राइटेरिया देखते हैं, कौन शादी कर सकता है, जो अडल्ट है, जो शादीशुदा नहीं है ऑलरेडी, या कोई विडो है वो कर सकता है, कोई डिवोर्सी है वो कर सकता है. दे कैन एंटर, ही और शी कैन एंटर इनटू लिव इन रिलेशनशिप. इट इज नॉट दैट कि मेरी शादी है बट हमारी नहीं जम रही है तो मैं किसी और के साथ रह रहता हूँ. दैट लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट. Though the partner will have certain rights related to maintenance and all, but उसके repercussions are more heavier than you know what the better side you could see otherwise. अच्छा, और अक्सर देखा गया है कि कई साल लिव इन में रहने के बाद लड़की लड़के पर रेप का केस लगा देती है, तो इस केस में क्या वो ये कोर्ट एक्सेप्ट करती है? Absolutely no. After living together, अगर if because it is you know who can live together firstly when you are major, आपका ये खुद का decision है. You are taking this decision in all better way what you could decide and जो भी है, एंड फिर आप साथ में रह रहे हो, अभी आपकी नहीं जम रही है तो आपका, सो इट्स ऑल अ कॉन्सेंशुअल. जो आपका सेक्सुअल रिलेशन आया है दैट इज ऑल्सो कॉन्सेंशुअल. आप कंसेंट में हो एंड अभी नहीं जम रही है, या फिर वो दूसरा बंदा आपके तरीके से नहीं कर रहा है, सो इट कांट बी माई वे और हाईवे. ऐसा नहीं किया तो चलो हम अभी आपके ऊपर रेप केस डाल देते हैं. कोर्ट्स आर reprimanding, courts are coming heavily against such cases, and these cases are not acceptable. prenup ये क्या वैलिड है इंडिया में? Honestly, prenup is not valid in India. First and foremost reason which I feel and to my understanding is Indian laws or Indian institution believes in marriage. Marriage is a sacrosanct tie. Till death do us apart. मतलब you know मरने तक हम तुम्हारे, और हमारे हिंदू रीति में तो 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा है. So firstly, considering that, you know, and what is prenup? Prenup is what? In the event and in the eventuality of divorce, कि हम साथ में नहीं रह पा रहे, तो हमारा प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम एक दूसरे को क्या लेना देना रहेगा, फिर बच्चे आएंगे तो बच्चों का कैसे होगा. सो इट इज ऑल इफ्स एंड बट्स, जो हुआ ही नहीं है. 5 साल 10 साल 20 साल के बाद जो क्या होने वाला है उसके लिए आप अभी, सो मैरिज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन. आप जब शादी करते हो सोच के नहीं करते कि डिवोर्स होने वाला है, राइट? प्रीनप इज लाइक इन द इवेंचुअलिटी, आप सोच रहे हो कि आपका डिवोर्स होगा या सेपरेशन होगा तो क्या. बट if you ask me per se, I will not say that it is it should not be considered. We should be progressive and be considering and you know absorbing this concept only for one reason कि अभी ये जो सारी केसेस हो रही है, 498 है, डीवी है, प्रॉपर्टी है, सालों साल जो कोर्ट में चल रही है, एटलीस्ट यू नो कि हमने क्या डिसाइड किया है. इन केस हमारा डिवोर्स होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, नहीं होगी, कौन से क्वांटम में, प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, बच्चों का क्या करना है. सो देर इज अ प्री माइंडसेट, देर इज एन इंटेंशन टू इट कि हमने ये एग्री किया है. बट प्रीनप्स आर नॉट वैलिड इन इंडिया ओनली, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड इन अ केस वेयर यू नो where it is against natural justice or against public policy, those prenups are not considered. जैसे अभी आप किसी से शादी कर रहे हो और बोल रहे हो कि
ओके शादी के बाद अगर हमारा डिवोर्स होता है तो मैं आपको कुछ नहीं देने वाला हूँ, आपको ना मेंटेनेंस है ना एलिमनी है, बच्चा होगा तो भी वो आपको ही देखना है। ये एग्रीमेंट आपने कर लिया प्रीनअप में, दिस इज अगेंस्ट सोशल पॉलिसी, दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। क्योंकि अगर डिवोर्स तो आप ले लोगे, आप रहे आपको जब भी चाहिए उसके साथ, एंड अभी आपको नहीं रहना है, वो कहाँ जाएगी, बच्चे का क्या करेगी। करेक्ट। तो मैम अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होंगे। अगले एपिसोड में आपके साथ होंगी शांभवी। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ शांभवी और मेरे साथ है एडवोकेट अनघा निमकर जी। नमस्ते। नमस्ते। इन एन अरेंज मैरिज, what are the exact thoughts should a couple emphasize upon? So it's like, do you think they should a pre-marriage counsel? Do they need a pre-marriage counsel? See, where in certain cases where the marriage is arranged and you do not know anything about the other party, I think you should really take a good time, which we call it as prior to marriage, where courtship period. That courtship period should be quite good. Quality time should be spent with each other. Only then you would know that whether the person is right or compatible with you or no. Obviously, counseling can help you. At this stage, you should also be very clear what is that you are wanting from your life. And what are your expectations from your life partner. If your expectations and if your wants are very clear, then obviously that should be spelled out to your partner कि भाई मेरा फ्यूचर इस तरीके से है, आई वॉन्ट टू डू दिस. मे बी इट मे नॉट हैपन 100% in the same manner, but it should be very clearly spoken. So that will give you a clarity what your other partner wants, or if that partner is going to be supportive in your future. So that will help you. And if there are certain small hitches, obviously you can go and have assistance of the counselors. So even this in a pre-marriage, do the in-laws also are counseled at this time? Honestly, not required, because now we are coming up with a concept of a nuclear family. Hardly any time you live with them. But I would prefer, जब भी हम साथ में रहते थे तभी अपना डिवोर्स रेट कम था. अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिली बनते गई आपका डिवोर्स रेट भी बढ़ता गया है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि कई बार उनकी एडवाइजेस या उनके द कंफर्ट और द सपोर्ट दे यूज टू गिव यू, उस वजह से यू यूज टू फील टू बी इन द रिलेशनशिप. बट एट टाइम्स इट बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो कि भाई उनकी दैट बिकम्स वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन कि भाई मुझे डिवोर्स कभी कभी हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है, वो खाली इन लॉज और उसके बीच में होता है. दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन्स. So do you think that arranged marriages have more divorce situations or the love marriage? If I tell you in my scenarios what I look forward, और जो मेरी इतने साल से मैंने देखा है, most of the love marriages couple come into for divorces. What are the main reasons behind this? Impatience, intolerance, lack of communication, Okay. infidelity, and financial independence. These are all interlinked. If you say, if I go first is communication, हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है एक दूसरे के साथ. इन दैट केस व्हाट हैपन्स, यू आर बिजी इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जब 10-10, 12-12 घंटे के लिए बाहर रहते हो, एंड योर हाउस विच यू हैव नर्चर्ड विथ सो मच लव एंड अफेक्शन बिकम्स जस्ट अ लॉजिंग एंड बोर्डिंग. आप खाली सोने के लिए आ जाते हो घर पे, सुबह उठ के निकल जाते हो, रात को देर रात से आते हो, एंड दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन. नाउ एट सर्टन पॉइंट बोथ ऑफ यू, बोथ द पार्टनर्स, जो घर पे है या जो बाहर काम कर रहे हैं, दे फील आउट ऑफ लव और दे फील दैट दे समथिंग इज लैकिंग. सो दे ट्राई टू फाइंड अ सोलेस इन सम अदर पर्सन. भाई दूसरे से बात करने लगते हैं. सो दैट कुड बी योर कंपेनियन इन योर ऑफिस और एनी कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, एनी वन इट कुड बी विच यू हैव बीन रीयूनाइटेड विद. सो उनके साथ आप सोलेस फाइंड करना चाहते हो. तो उस वजह से दैट, एंड स्लोली ग्रेजुअली यू डू नॉट रियलाइज ऑल्सो यू आर एंटरिंग इनफिडिलिटी. अभी इनफिडिलिटी इज वन पार्ट, कम्युनिकेशन हो गया, इनफिडिलिटी हो गया, देन इज योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो. यू कीप ऑन फीलिंग कि भाई मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, ये खाली घर पे बैठ रहे, बट इतने साल से दे वर टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस. और मे बी द अदर पार्टनर फील्स द अदर वे कि आई एम नॉट गेटिंग द लव एंड अफेक्शन, आई एम जस्ट being here as a housemaid.
and there is no payment, जो घर पे काम करते हैं, that you cannot compare anything. It's more than a full time job. We don't call housewife, we call them homemakers. Because वो घर संभालते हैं, घर देखते हैं, सजाते हैं. That is how is the job of a female over there. But nowadays, at times these roles are playing and shifted the other way also. Maybe the husbands are taking care of the house and the wife is earning. So this is an understanding between them. But at times, otherwise what happens, that becomes a bone of contention, and that's how you enter into that grey divorces which I mentioned it before. Suppose if the husband is out of country and the wife is at home, she's not even doing her, she's not even working. So in this case, how much a divorce is filed against the wife or the husband? I mean, if the husband is not able to give time at all, just a call away and Honestly, this is a life which you have already chosen, or it has subsequently come. Like शादी के टाइम पे ऐसे फिक्स नहीं हुआ होगा कि you will get a job and one person will move out. You don't think of separation in that sense, right? You're saying, okay, one person goes out and earns, and other person is there, and maybe he may call her back there for work, or at times if he enters into an extramarital affair, or maybe in his absence she enters into an extramarital affair over here, because that is, see, extramarital affair is not something which is pre-planned or so. It is an outcome of a broken marriage. No one decides I want to do an extramarital affair and just goes into it because you are not happy, or it is an outcome of an unhappy or a broken marriage. You try to file a solace there. Subsequently, when you realize that, okay, here also things are not working, now the demands, the moment you enter the knot of marriage or get into the marital tie, the expectations and responsibilities changes. What you were as a couple going around for just for a coffee, dinner or outing or a one night stay, and then living under the one roof for 24/7 with someone, then you really actually know the person then, not otherwise. when couples come to you for an extramarital affair counseling, so what would you suggest him, even if they want to stay together after both of them have done, he is far away, she is far away, whatever it is. So what kind of a counseling, psychological counseling would you give to a couple? See, whenever there is such kind of an episode with either of the partner or with both the partners because of the long distance relationship they are into, you can always seek the help of the professional counselors. They guide you. Certain things you have to let go. Ultimately, what is marriage? It is based on trust and respect. Love and all, understand. At times you may say, I'm out of love, but trust and respect has to be there even if you are out of love. So when this happens, then you can approach a marriage counselor, take the guidance, and there are various couple therapies which has to be undergone. You undergo that therapies, and once that is done, obviously you can have a restart to your life. Anyway, living a life with a stranger is better than knowing the strange person you are living with all throughout. At what extent does a counseling help resolve matrimonial dispute? It does. It really plays a vital role, counseling, because with the professional, as I have already stated, that rather than you going and talking to your family member and the other partner to his family member, you seek the help of a professional counselor. They hear you out in a neutral. They are not biased towards either of you. They talk to you independently. They do counseling joint sessions with you. They do independent therapies. They give you joint therapies, certain couple goals which you are given to be achieved. So all that can help you to build up and strengthen your relationship. Nowadays, couples get married in between 35 and 39. So what is the appropriate maturity level to understand a person, to get through the life and their If you say in marriage and relationship, there is no hard fast course or a diploma and all that you can, you're a graduate now, you're a commerce graduate, you're an arts graduate, and then now you need to be a marriage graduate also. There is no hard and fast such rules which are been assigned to it, because it's always a learning phase in every field, like you have in even our professionals also. It's you grow. So your whole idea should be you grow with your partner.
you live with your partner. Live in the sense is not only having that fancy life ahead, but it is living together in your worst times also, in the low times also. So this is how you build up your relationships over there. What would you address our audience as a message? Try, if you do not want to continue to live with your partner, please have a graceful separation. Do not drag your children into the litigation. Do not make them the victims. Do not utilize them for your selfish interest. Keep them away. Let them enjoy their childhood. Let them preserve their innocence. And just rather than having one unhappy home, you can create two happy homes for your child. Thank you so much, Anagha ma'am. Thank you. It was very glad to have you here. My at our pleasure. show. मिलते हैं अगले हफ्ते रेडियो अड्डा पर एक नई हस्ती के साथ. थैंक यू.